आप तमामी हाज़रीन नाजरीन व सामीन का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागतम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू लैंग्वेज के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी और साथ ही साथ कुछ मखसूस सवालात होंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। और ये एग्ज़ाम बिल्कुल आपके 15 नंबर पे होगा, तो कहीं ना कहीं ये पूरा पेपर को आपको कवर करेगा। पेडागोजी का जो पेपर होता है, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, उन सभी को कवर करते हुए चलेगा। इसका आंसर भी मैंने नीचे दे दिया है। ये PDF आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या लास्ट में अभी मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाऊंगा। कोशिश कीजिए कि टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां के जरिए आप ज्वाइन हो जाए। आपको PDF आंसर की के साथ पूरा मिल जाएगा, और फुल मटेरियल के लिए भी मैं बताऊंगा कि ये आपको कैसे मिलेगा। तो फिलहाल चलिए डिस्कस करते हैं इस थ्योरी को, और इस पे हम कुछ 15 क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं, उसे भी डिस्कस करेंगे। पहली बार चैनल पे आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि हाँ, यहाँ से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये चैनल जो है इन्फॉर्मेटिव है, चूँकि मैंने A to Z इन्फो मतलब सारी मालूमात आपको मुहैया कराता हूँ। स्पेशली सीटेट उर्दू लैंग्वेज से देखा जाए तो मैं सारी मालूमात आपको मुहैया करवा रहा हूँ, आपको PDF दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ों को। पहला जो यहाँ पे हमने दूसरी ज़बान के आमोज़िश के मराहिल, तो इससे पहले हमने अभी ये हमारा 8वां पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 8वां पार्ट है, ठीक है। तो 7वें पार्ट में हमने फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था कि बच्चे जो फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं, पहली ज़बान सीखते हैं, उसके स्टेजेस क्या है, उसके मराहिल क्या है। और उसके बाद हम दूसरी ज़बान की तरफ आ रहे हैं, और दूसरी ज़बान के बारे में सीखेंगे बच्चे किन किन स्टेज से होकर के दूसरी ज़बान बच्चे सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी ज़बान के आमोज़िश के मराहिल। अब समझ लेते हैं कि दूसरी ज़बान है क्या चीज़ बेसिकली। देखिए, इसमें बताया गया ज़बान सीखने की 2 सूरत हाल है, फितरी और रस्मी। फितरी और रस्मी पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक लर्निंग है, एक एक्विजिशन है, जिसको इक्तिसाब कहेंगे, एक को आमोज़िश कहेंगे। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ये जो इससे पहले 7 पार्ट्स बन चुके हैं, उन्हें देखिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फितरी सूरत हाल में बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली ज़बान खुद से सीख जाते हैं। इस अमल में किसी का दखल नहीं होता। उमूमन अपनी मादरी ज़बान हम ऐसे ही सीखते हैं जिसका तस्करा ऊपर किया गया। यानी हमने जो इससे पहले वाला पार्ट्स बनाया है, 7वां पार्ट, उसमें हमने इसको जिक्र कर दिया है पहली ज़बान के बारे में। अब इसके बाद, और उसमें हमने बताया भी था कि दूसरी ज़बान बच्चे कैसे सीखते हैं, उसके स्टेजेस क्या है, उसके मराहिल क्या है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो वो हम यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे। तो क्या है, और इसमें दूसरी ज़बान रस्मी सूरत हाल में ज़बान की बाकायदा क्लास होती है। तो रस्मी का नाम, जैसे ये फॉर्मल तरीके की बात आए, बिल्कुल सिस्टमेटिक क्लासरूम होगा, टीचर होगा, किताब होगी, उसमें कवायद होंगे, उन सभी को फॉलो करते हुए हम दूसरी ज़बान सीखते हैं। और ज़बान सिखाने के दीगर वसाइल होते हैं, उसे ज़बान का सीखना कहा जाता है। और ये दूसरी ज़बान की सूरत में है। इसके दर्ज मंदरजा जेल है, कुछ मराहिल हैं, स्टेजेस हैं, जिन्हें आप फॉलो करेंगे। तो पता चल गया कि एक आपका क्या है, फितरी माहौल में सीखना है, एक रस्मी माहौल में सीखना। फितरी माहौल में जो ज़बान सीखी जाती है, पहली ज़बान है, उसे हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम तफसील से बता चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी आपको 10 करा चुके हैं। अब इसके बाद दूसरा जो आज का हमारा दूसरी ज़बान, उसके क्या स्टेजेस हैं। तो इसमें पहला मरहला जो आपका आता है, खामोश तहसीली मरहला, यानी साइलेंट और रिसेप्टिव फ्रेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा साइलेंट काम करता है, ठीक है, साइलेंट करता है और चीज़ों को साइलेंट तौर पे उसे हासिल करता है। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, हासिल करना, या तहसीली बोलिए, प्राप्त कीजिए, ग्रहण कीजिए। तो ये बच्चा इस स्टेज में करता है। इस मरहले में आमोज़गार नई ज़बान के अल्फाज को सीखने और नए अल्फाज को बोलने की मश्क में वक्त सर्फ करता है, और इस मरहले में अमली रवानी और समझ के साथ नई ज़बान में इजहार नहीं कर सकता है। ये पहला स्टेज है। बच्चा जब दूसरी ज़बान सीखता है, ठीक है, तो उसे इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता कि वो कुछ कर सके। सिर्फ वो सोच सकता है, लेकिन उसको बोल नहीं सकता, क्योंकि इनिशियल पॉइंट है। आप भी सोचें, अगर आप कोई ज़बान सीखने जा रहे हैं, उर्दू के अलावा हिंदी सीखने जा रहे हैं, अब हिंदी से आपको वाकफियत नहीं है, अंग्रेज़ी सीखने जा रहे हैं, संस्कृत सीखने जा रहे हैं, अरबी या फारसी सीखने जा रहे हैं, तो शुरू में तो ये होगा कि आप अगर समझ लें तो बहुत बड़ी बात है, बोलने की तो बात ही दरकिनार। तो वही बात कही जा रही है कि इसमें बच्चा खामोश रहता है, सिर्फ रिसेप्ट करता है, चीज़ों को रिसीव करता है, प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा इब्तदाई तैयारी, ठीक है, इब्तदाई तैयारी। इस पर हमने क्वेश्चन डाल रखा है, जहाँ पे आपको अवाइली का वर्ड देखने को मिलेगा। अवाइली, ठीक है, अवाइली मतलब आपका स्टार्टिंग वाला जो मरहला होता है, उसको बोलते हैं अवाइली। तो यहाँ पे क्या होता है,
इस मरहले में बच्चे नए अल्फाज को सीखने के साथ साथ कुछ अल्फाज और फ्रेजेस की अदायगी भी करने लगते हैं जो गुज़िश्ता सीखे गए अल्फाज से मिलकर बने होते हैं। पहले अभी हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में कि बच्चा जो है इसमें साइलेंट वाले फेज़ में कि बच्चा चीज़ों को सिर्फ सुनता है, उसे ग्रहण करता है, उसे रिसीव करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ रिसीव किया है पहले स्टेज में वो दूसरे स्टेज में आने के बाद उन दोनों चीज़ों को मिला करके थोड़ी बहुत अपने नॉलेज में इजाफा कर लेता है या अल्फाज की अदायगी करने की कोशिश करता है। तो ये दूसरा मरहला हो गया। अब जब ये खामोशी का मरहला, इब्तदाई मरहला तय कर लेता है एक बच्चा, उसके बाद आता है तकरीर की इब्तदा। तकरीर की इब्तदा का मतलब क्या हुआ? बोलने की सलाहियत किसी बच्चे में हो जाना। स्पीच इमरजेंस और प्रोडक्शन, यानी स्पीच इमरजेंस कहिए या स्पीच प्रोडक्शन, इसमें बच्चा कलाम करना शुरू कर देता है, तरसील करना शुरू कर देता है, बातें अपनी दूसरों तक पहुंचाना शुरू कर देता है, अपने माफी ज़मीर को अदा करना शुरू कर देता है। इस मरहले में बच्चे के ज़ख़ीरे अल्फाज में कई हज़ार अल्फाज जमा हो जाते हैं। वो उन अल्फाज को जोड़कर छोटे छोटे जुमले बनाने लगता है और अपनी दूसरी ज़बान से जुड़ने लगता है। तो क्या होगा? जो ज़बान बच्चा जान रहा है उस ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान सीखता है। दूसरी ज़बान सीखने के लिए जो उसका साइलेंट स्टेज है यानी खामोशी का मरहला है, इब्तदाई मरहला है, उन सभी के मदद से सीखे हुए ज़बान को अपने मादरी ज़बान से जोड़ करके दूसरी ज़बान जो सीख रहा है उसमें अदायगी की कोशिश करता है। होता क्या है जनरली, अगर हमको इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, मैंगो मीन्स क्या होता है? मैंगो मीन्स क्या होता है? आम। या तो फिर आप उर्दू जानते हैं तो उर्दू में उसे आम लिखेंगे, हिंदी जानते हैं तो हिंदी में आम लिखेंगे। तो हिंदी उर्दू इंग्लिश को हिंदी से कन्वर्ट करेंगे या इंग्लिश को उर्दू से कन्वर्ट करेंगे। तो वही बात, यानी हमारी एक मादरी ज़बान है जिसको हम आम जानते हैं, आम मतलब फ्रूट जो है उसे हम जानते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो एक ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान सीखते हैं, फिर दूसरी ज़बान की अदायगी जो करते हैं पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान की मदद से उसकी अदायगी करते हैं। तो ये बच्चा स्पीच करना शुरू कर देता है, तकरीर करना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है तो स्टेज में। नेक्स्ट पॉइंट है इब्तदाई रवानी। अब क्या दौर आ गया? तकरीर का मरहला तो हो गया। इब्तदाई रवानी यानी इंटरमीडिएट फ्लुएंसी क्या है? जब आमुज़गार पेचीदा जुमलों में तरसील की शुरुआत करता है। पेचीदा जुमला मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे जुमले हैं जो बहुत आसानी से नहीं बोला जा सकता, जैसे कि तुम्हारे भाई ने मेरे भाई के बहुत सारे सामान अपने पास रख लिए हैं जो वो देना नहीं चाह रहा है। तो ये एक जुमला है, हम अपनी मादरी ज़बान में आसानी से बोल दिए, लेकिन इसी को अगर आप दूसरी ज़बान में बुलवाएं, हम आपसे अंग्रेज़ी में बुलवाएं, अरबी में बुलवाएं, फ़ारसी में बुलवाएं, तो आपको दुश्वारी होगी। एक तो जुमला कठिन है, ऊपर से इस जुमले का कायदा कानून क्या है, ये सारी चीज़ें समझने में दुश्वारी होगी। तो ये बात कही जा रही है इसमें। तो उसे रवानी की शुरुआत कहते हैं। बच्चे दूसरी ज़बान में सोचना और इजहार करना शुरू कर देते हैं। तो इस स्टेज में आके क्या करते हैं? जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें समझना, उन्हें ऐसे ही बोलने लगता है जिस तरह वो अपनी मादरी ज़बान के जुमले को बोलता है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं फ्लुएंसी, कहीं न कहीं उसके अंदर एक तरह की रवानी आ जाती है। इंटरमीडिएट इब्तदाई रवानी है। अब बिल्कुल पूरी तरीके से रवानी किस दौर में आता है उसके पास, ये समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। रवानी फ्लुएंसी यानी कंप्लीट फ्लुएंसी या मुकम्मल तौर पे रवानी आ जाना। रवानी का मतलब क्या होता है? रवानी का मतलब ये होता है, जिस तरह मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने के लिए एक लफ्ज़ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या बोलना है, मुझे कब क्या मतलब अदा करना है। बिला झिझक मैं बोल सकता हूँ, इसलिए कि ये मादरी ज़बान है। और आपको भी समझने की ज़रूरत, आपको भी समझते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी कि क्या बोला जा रहा है, इसका वर्ड मीनिंग क्या है, क्योंकि आप भी इस ज़बान से मतलब वाबस्ता है, लैस है, ज़बान को समझ रहे हैं। तो ये रवानी वाली ज़बान इसी को कहते हैं। ये आखिरी मरहला है, इसमें आमुज़गार मुसलसल रवानी, समाजी तामुलात और खालिसपन के साथ ज़बान की नशोनुमा करता है। तो ये समाज में रह करके, समाज के लोगों से मिलजुल करके वो अपनी ज़बान की अदायगी करता है, या दूसरी ज़बान जो सीख रहा है उसमें फ्लुएंसी पैदा करता है, लोगों से इंटरेक्शन करता है, लोगों से अंतरक्रिया करता है, तो उसके अंदर फ्लुएंसी आ जाती है। तो ये कुछ मराहिल हैं दूसरी ज़बान सीखने के लिए। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस सारे हैं, इन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ये आंसर की के साथ आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, इंसान किसी भी ज़बान को आसानी से सीखने का अहल होता है। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें नोम चॉम्स्की के बारे में था, जीन पियाजे, स्किनर है, बंदूरा। ठीक है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि बच्चा मादरी ज़बान, बच्चा पहले ज़बान सीखता है या समाज में इंटरेक्शन सीखता है, बच्चा ज़बान लेके पैदा होता है। ये सारी चीज़ें
मैंने उसमें डिस्कस किया था। इसको यहाँ पे मैं क्वेश्चन डाल रखा हूँ, तो आप प्रीवियस अगर नहीं देखे होंगे तो आपको दिक्कत होगी, उसे भी देखें और इसे भी देखें और पूरा मटेरियल लेंगे तो आपको और फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे बताएं, इंसान किसी भी ज़बान को आसानी से सीखने का अहल होता है, यानी कोई सी भी ज़बान बच्चा आसानी से सीख सकता है। किस दौर में? बुलूगत के वक्त, यानी किशोर अवस्था जो होता है, मैच्योरिटी जो होती है, नौ उम्र, ठीक है, नौ उम्र मतलब एकदम न्यू बॉर्न बच्चा जैसे पैदा हुआ, बुढ़ापे में, या अवाइली ज़िंदगी, ठीक है। अवाइली ज़िंदगी मतलब इनिशियल पीरियड। इनिशियल पीरियड एक तरह का उरूज का जो उम्र होता है ना, बच्चे 7, 8, 9, 10, 11 साल, ये जो उम्र होता है बच्चों का, इसमें कोई सी भी ज़बान सीख सकते हैं जिस ज़बान में उनको ढाल दिया जाए। एक बच्चा अरब मुल्क में पैदा हुआ तो उसे अरबी सीखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सीख जाएगा। हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उर्दू हिंदी सीख जाएगा। अमेरिका में पैदा होगा, अंग्रेज़ी सीख जाएगा। तो ये अवाइली ज़िंदगी जो है उसमें सीख जाता है। तो ये आपका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, ज़बान सीखने का मकसद होता है। ज़बान सीखने का मकसद क्या होता है? गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर ज़बान को सीखना। बी में रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर ज़बान को सीखना। सी ज़बान के बारे में मालूमात हासिल करना। ज़बान के क़वाइदी उसूलों को सीखना। ज़बान सीखने का मकसद क्या होता है? देखिए, ज़बान जो सीखा जाता है गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर ज़बान सीखना। गैर रस्मी अगर माहौल है, देखिए, ज़बान सीखना, ज़बान हासिल करना, फिर वही आमोजिश इक्तिसाब के बारे में बताऊंगा, जिसको अधिगम बोलेंगे या फिर अर्जन बोलते हैं। अधिगम में क्या होता है? बच्चा आमोजिश करता है, और अर्जन में क्या होता है? बच्चा एक्वाइज करता है, इक्तिसाब करता है। वहाँ से अगर उसको आप नहीं समझेंगे, मेरे ख्याल से मेरा पहला ही वीडियो है अधिगम और अर्जन वाला, तो वहीं से एक क्वेश्चन बना है। तो ज़बान जो सीखा जाता है ना, वो अपने आप में क्या होता है? गैर रस्मी मतलब फितरी, तो जाहिर सी बात फितरी तो होगा नहीं, तो इस वजह से ये गैर रस्मी तो कट गया। दूसरा क्या? रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर ज़बान सीखना, बिल्कुल ये सही है। रस्मी माहौल अभी हमने डिस्कस किया है ना, ये सेकंड ज़बान सीखने के मकासद में से क्या है? जब ज़बान जो सीखता है, दूसरी लैंग्वेज की बात की जा रही है, दूसरी ज़बान जो सीखता है उसके स्टेजेस क्या है? तो स्टेजेस अगर आप गौर से सुने होंगे तो उसी में मैंने बताया था कि उसके लिए रस्मी माहौल, किताब का होना, उस्ताद का होना, और बुक के साथ साथ उसमें कवायद का होना, ये सारी चीज़ें दरकार हैं। तो इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, बच्चा पहली ज़बान सीखता है। बच्चा पहली ज़बान कैसे सीखता है? निजी ट्यूशन वाले माहौल में, रस्मी माहौल में, फितरी माहौल में, दोस्ताना माहौल में। पहली ज़बान, तो अब ये आपका क्लियर होगा तब जब आप मेरा दोनों वीडियो, इससे पहले वाला भी देखेंगे, पहली ज़बान कैसे सीखता है बच्चा, स्टेजेस क्या है, दूसरी ज़बान कैसे सीखता है बच्चा, स्टेजेस क्या है। तो इससे पहले वाला 7 और 8 दोनों आप देखेंगे, क्लियर आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ट्यूशन की तो कोई बात ही नहीं, पढ़ाई लिखाई में ट्यूशन का कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। दोस्ताना माहौल को भी हटा देते हैं हम यहाँ से। अब बी और सी बताइए, 3 में क्या होगा? रस्मी माहौल, ठीक है। रस्मी माहौल को अगर हम, हाँ, रस्मी माहौल को अगर यहाँ पे हम रख लें तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि रस्मी माहौल में जो हम ज़बान सीखते हैं वो दूसरी ज़बान सीखते हैं, और यहाँ पे पहली ज़बान की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है फितरी माहौल का होना ज़रूरी है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, बच्चे की इब्तदाई ज़िंदगी में ज़बान की महारत को सही से फ़रोग़ दिया जा सकता है। बच्चे का जो इनिशियल पीरियड है, इब्तदाई दौर है, उसमें ज़बान को फ़रोग़ दिया जा सकता है। ज़बान अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। किस तरीके से ये सब किया जा सकता है? पहले में क्या है? बहस मुबाहसे के मुकाबले में हिस्सा लेकर। 2 में अहले खाना के साथ रहकर। सी में है क़वाइद के उसूलों को रट कर। डी में सख्त मेहनत से। बताएं इसमें क्या होगा? सवाल नंबर 4 का देखिए, सख्त मेहनत भी हटा दीजिए, सख्त मेहनत को इसमें आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। सख्त मेहनत नहीं करना आपको, ठीक है। क़वाइद को उसूल रटना भी हटा देना है। अब मैं छोड़ रहा हूँ सिर्फ ए और बी, ठीक है। तो ए और बी में से सबसे बेस्ट क्या है? बहस मुबाहसे के मुकाबलों में हिस्सा लेकर, ये कुछ हद तक सही लग रहा है। अहले खाना के साथ रह करके, अहले खाना के साथ रहने का मतलब क्या हुआ? घर में जो लोग ज़बान बोलेंगे उस ज़बान को बच्चा आसानी से क्या करता है? सीख लेता है। घर के लोग अच्छी ज़बान बोलेंगे तो अच्छी ज़बान सीखेगा। जिस घर में माहौल है उर्दू बोलने का, वहाँ के बच्चे उर्दू सीख लेते हैं। जिस घर में माहौल है भोजपुरी का, वहाँ के बच्चे भोजपुरी सीख लेते हैं। जिस घर में जो माहौल होगा बच्चा वो आसानी से सीख लेते हैं। तो ये
बिल्कुल आसानी से अहले खाना की मदद से हम बच्चों के अंदर ज़बान को फ़रोग़ दे सकते हैं। और जो ज़बान अहले खाना बोल रहे हैं, घर के लोग बोल रहे हैं, वो बच्चा आसानी से सीख सकता है। उसके लिए किसी स्कूल में, किसी कॉन्वेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, सभी बच्चे हुसूल ज़बान की तरफ हुसूल ज़बान की फितरत सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। ये बयान किसका है? ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो है किसका है, आपको यहाँ पे लिखना है। ये जो काट दिया, ठीक है, तो ये बताना है आपको कि ये किसका है। देखिए, स्टीफन क्रैशन, B.F. स्किनर, वाइगॉस्की, नॉम चॉम्स्की। तो अगर आपको पीछे वाला वीडियो, तभी मैं बोला हूँ कि आप सारे पार्ट्स को सीरियल वाइज देखते जाएं, तब आपको पता चलेगा। तो बच्चे के अंदर ज़बान सीखने की फितरी सलाहियत होती है, या बच्चा ज़बान सीखने की फितरी सलाहियत लेकर पैदा होता है। ये जुमला बिल्कुल आप याद रख लें, और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और इससे आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा वो नॉम चॉम्स्की का स्टेटमेंट है। किसका? नॉम चॉम्स्की साहब का ये स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, और कहीं नहीं जाना है। ये फैक्ट बेस है, स्टेटमेंट था, और यहाँ पे नॉम चॉम्स्की का है कि बच्चा जो ज़बान की फितरी सलाहियत लेकर पैदा होता है, ये नॉम चॉम्स्की साहब का कहना है। वाइगॉस्की का क्या कहना है? वाइगॉस्की साहब का इसमें कहना ये है कि वो कहते हैं कि बच्चा जो है ज़बान की सलाहियत लेके नहीं पैदा होता है, बल्कि समाज में रह के वो ज़बान सीखता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? वाइगॉस्की साहब का। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा कि ज़बान की सलाहियत जो है बच्चा लेके पैदा होता है। तो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि पूरे निसाबी तनाजुर में ज़बान की तदरीस व आमोज़श से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? पूरे निसाबी तनाजुर में ज़बान की तदरीस। निसाबी तनाजुर का मतलब क्या हुआ कि अगर सिलेबस को देखते हुए, पाठ्यक्रम को देखते हुए अगर आप कोई टीचिंग करा रहे हैं, बच्चे को टीच कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपका यहाँ पे सही नहीं होगा? टीचिंग के दौरान अगर आप कोई स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो सही नहीं होगा। पहले देख लेते हैं। ज़बान का उस्ताद सियाक के मुताबिक मुख्तलिफ ज़बान और अफ़आल की तदरीस करता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई माना नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं पूछा गया ये ध्यान रखना है। अगर माना नहीं आएगा तो आप बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट का मदद लेंगे, संदर्भ की मदद से आप बच्चों को सिखाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। और आपको क्या निकालना है? गलत। तो इसका मतलब ये आपका नहीं होगा। बी में आते हैं, साइंस का उस्ताद साइंसी मौज़ूआत से मुतालिक लफ्ज़ियात की मश्क देगा। अरे भाई, अगर साइंस का टीचर है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज क्यों पढ़ाएगा? साइंस का है थ्योरी पढ़ाएगा, न्यूटन्स लॉज पढ़ाएगा, फिलॉसफी केमिस्ट्री में क्या है, फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स का रूल क्या है, ये सारी चीज़ पढ़ाएगा। वो लफ्ज़ियात वगैरह में कहाँ बचेगा आकर के? वो तो लैंग्वेज वालों को दे दीजिए, संभालेंगे, हम जैसे लोग संभालेंगे कि लफ्ज़ियात का मश्क कैसे कराना है, तकरीर कैसे करवाना है, रदीफ़ काफ़िया क्या है, अशार कैसे बोलना, वो सब हम लोगों का काम है। साइंस वालों को साइंस वाला काम करने दीजिए। तो इस वजह से ये सही है, और यही आपका, ये स्टेटमेंट गलत है और यही आपका सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी और डी को छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। PDF आपको मिलेगा तो आप आसानी से देख लेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, किस लिसानी ख़ानदान का ताल्लुक हिंदुस्तान से नहीं है? यहाँ भी आपको नहीं पूछा गया कि नहीं है। तो एल्टेक है, हिंद आर्याई है, द्राविड़ी है, सप्त बर्माई। तो बिल्कुल यहाँ पे आप हिंदुस्तान के उर्दू ज़बान की तारीख पढ़ेंगे तो सबका नाम मिलेगा। सप्त बर्माई है, हिंद आर्याई है। तो ये जो है अल्टेक, ये आपका हिंदुस्तानी ख़ानदान की ज़बान नहीं है, या लिसानी ख़ानदान हिंदुस्तान से ये संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। हक़ तालीम के मुताबिक हर बच्चे को सीखने का हक़ हासिल होता है। हक़ तालीम के मुताबिक बच्चे को जो सीखने का हक़ हासिल है, क्या सरकारी ज़बान में, जदीद हिंदुस्तानी ज़बान में, या मादरी ज़बान में, या अंग्रेज़ी ज़बान में? बताइए। देखिए, NCF और राइट टू एजुकेशन यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कौमी निसाबी खाका 2005 और हक़ तालीम 2009 लिख दे रहा हूँ।
NCF 2005 और RTE 2009, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो इसी पे बनाऊंगा। पहले मैं आपको NCF का वीडियो बनाऊंगा, उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपका RTE पे वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपके उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कोई सा भी लैंग्वेज आप ले रहे हैं वहाँ हर जगह ये पूछा जाता है। इस वजह से मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा अगला, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है यहाँ से आसानी से हो सके। तो यहाँ पे 8 का अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे मादरी ज़बान आपका सही हो जाएगा। बच्चे को जो राइट दिया गया है बच्चे किस ज़बान में इल्म हासिल करें, तो बुनियादी तालीम की अगर बात करें, बेसिक एजुकेशन जो है वो बच्चे अपनी मादरी ज़बान में हासिल कर सकते हैं। उन्हें ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी अधिकार है, NCF का भी अधिकार है, और भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस में ये बातें कही गई हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है स्कूल में पहली ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज से मुतालिक क्वेश्चन आ गया। मादरी या इलाकाई ज़बान को, हिंदी को, सरकारी ज़बान को, मुआविन सरकारी ज़बान को। तो स्कूल में पहली ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे अगर स्कूल में पहली ज़बान के तौर पर, तो जाहिर सी बात है हर कोई पहली ज़बान किसको प्रीफर करेगा, पहली ज़बान जो प्रीफर करेगा मादरी या इलाकाई ज़बान, यानी उसकी जो मदर टंग है या उसके रीजन में, उसके इलाके में जो ज़बान चल रही है वो ज़बान पढ़ने पढ़ाने को लोग तरजीह देंगे। इसी वजह से क्या होता है कि अगर कोई वैकेंसी निकलती है राजस्थान में तो वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। अगर तेलंगाना में निकलती है तो वहाँ की तेलुगु वगैरह आपको आनी चाहिए। और जिस कंट्री में अगर आपको महाराष्ट्र में वैकेंसी निकल रही है तो फिर आपको वहाँ की भाषा आनी चाहिए। इस वजह से उन लोगों को तरजीह देते हैं, क्योंकि लोकल बच्चे होते हैं और उनको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। तो मादरी या इलाकाई ज़बान को क्या नाम है पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल लेवल पे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में कहा जा रहा है शायरी की तदरीस आमोजिश होती है। शायरी की जो तदरीस होती है, शेर व शायरी की, उसका मकसद क्या होता है ये हम यहाँ पे समझेंगे। एक में कहा जा रहा है नज़्म के क़वाइदी पहलू को जानने के लिए, बी में शायर के बारे में जानने के लिए, सी में अशआर कहने के उसूलों को जानने के लिए, डी में सराहने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर तक आसानी से पहुँच जाएंगे। देखिए इसमें नज़्म के क़वाइदी पहलू को जानने के लिए ये मेन मकसद नहीं होता है। क्या अगर हम कहीं पे मुशायरा होता है तो वहाँ पे जो सामईन होते हैं उनके सामने अगर अशार पढ़े जाते हैं तो ये मकसद नहीं होता है कि उनको हमने क्या नाम है अशार के कवायद बताए। वो भाई इसलिए थोड़ी आए हैं, वो पढ़ने के लिए थोड़ी आए हैं। आपका शेर सुनेंगे, आपके कवायद इस्तेमाल करेंगे, रदीफ काफिया सुनेंगे, वो इसलिए नहीं आए। तो इस वजह से आपका ऑप्शन ये गलत हो गया। शायर के बारे में जानने के लिए उन्हें इतनी दिलचस्पी नहीं कौन शायर है, बल्कि उस शेर में क्या बात कही गई है, दिलचस्पी कितनी है, उसके लिए वो आए। तो बी भी आपका निकल जाएगा। अशार कहने के उसूल को जानने के लिए, वही बात हो गई, कवायद के जानने के लिए, उसूल को जानने के लिए, सराहने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए। शायरी अगर कोई करता है या शायरी कोई सुनता है तो क्या मकसद होता है उसका, लुत्फ़ अंदोज़ होना। वाह कितने अच्छे अशार हैं, इसको आशिकी वाले अशार हों तो उस पर जो सुनने वाला होता है मचलता है, वो अपनी ज़िंदगी से जोड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन डी से ये मुताल्लिक हो जाएगा। तो ये डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। सराहने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए शायरी की तदरीस की जाती है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है उस्ताद किसी लफ्ज़ के सहारे के बगैर अपने तलबा से मुखातिब है, इसमें वो इस्तेमाल करता है। सवाल पे गौर कीजिए, सवाल में इसका आंसर छुपा हुआ है। उस्ताद किसी लफ्ज़ के सहारे के बगैर, ये लफ्ज़ नहीं बोल रहा है वो, ठीक है, बगैर लफ्ज़ के वो अपने तलबा से क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। लफ्ज़ी तरसील तो वो इस्तेमाल क्या करता है, लफ्ज़ी तरसील को इस्तेमाल करता है, गैर लफ्ज़ी को, ज़बानी तरसील को, तहरीरी तरसील को। तो देखिए इसमें क्या बोला है, बगैर अल्फाज, लफ्ज़ के सहारे के बगैर, यानी लफ्ज़ तो नहीं बोल रहा है तो लफ्ज़ी तरसील तो होगा नहीं। जब लफ्ज़ बोला ही नहीं तो लफ्ज़ी तरसील नहीं है। और ज़बानी तरसील में भी आपका कहीं न कहीं लफ्ज़ पाया जाएगा। तहरीर का मतलब क्या हुआ, रिटन फॉर्म में। ये चीज़ें नहीं है गैर लफ्ज़ी तरसील, जिसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई स्टूडेंट किसी टीचर का कहीं सामने खड़ा है तो वो उसको आँखों से घूर रहा है, हाथों से इशारा कर रहा है, तो ये गैर लफ्ज़ी तरसील कर रहा है। अपने इशारों के ज़रिया, अपने हाथों के ज़रिया उसे बता रहा है कि चले जाओ, आ जाओ, या जो भी इशारा करना है तो वो गैर लफ्ज़ी तरसील कहलाएगा। इस वजह से ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है इब्तदाई सतह पर शायरी का मकसद होता है। इब्तदाई सतह पर 11 तो हमने कर लिया है ना, जी बिल्कुल 11 कर लिया है, 12 देखते हैं। इब्तदाई सतह पर शायरी का मकसद होता है ज़बान की मुख्तलिफ महारतों पर दस्तरस हासिल करना। बी में इब्तदाई दर्जात के तलबा को सनाए बदाए पढ़ाना। सी में लफ्ज़ियात में इजाफ़ा। डी में अशआर की मौसीक़ियत, आहंग व कवाफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़। ये मौसीक़ियत है, मौसीक़ियत का मतलब क्या हुआ, म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक के बोलते हैं मौसीक़ियत। मौसीक़ियत ये म्यूज़िक से संबंधित है। तो ये आपका क्या होना चाहिए, इब्तदाई सतह पर शायरी का मकसद क्या होना चाहिए। तो इसमें भी अगर आप गौर करेंगे तो इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसमें भी कहीं ना कहीं वो माना पाया जाएगा जो इससे पहले वाला सवाल था लुत्फ़अंदोज़ी वाला। पहले देख लेते हैं बी में कहा जा रहा है, सॉरी यहाँ पे ए होना चाहिए, ये ठीक है, यहाँ पे ए होना चाहिए। ज़बान की मुख्तलिफ महारतों पर दस्तरस हासिल करना, ये मकसद तो नहीं होता है, सामईन का ये मकसद नहीं होता है। बी में इब्तदाई दर्जात के तलबा को सनाए बदाए। सनाए बदाए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, इब्तदाई दर्जे की आप बात कर रहे हैं। इब्तदाई दर्जे में बच्चे सिर्फ शेर व शायरी पढ़ ले, बहुत बड़ी बात है। किसका है ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्या लिखा ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ ले, दैट्स इनफ, वही काफ़ी है उस समय। लफ्ज़ियात में इजाफ़ा, ये भी कोई ख़ास मकसद नहीं है। अशआर की मौसीक़ियत, आहंग व कवाफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़। कवाफ़ी का मतलब क्या हुआ, रदीफ़, काफ़िया कैसा इस्तेमाल हुआ है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये चीज़ें आपका सही हो जाएगा। और फिर आखिर में ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया लुत्फ़ अंदोज़ी, ये मेन मकसद होता है शेर व शायरी का। ये अगर है तो शायरी का मेन मकसद है लुत्फ़ अंदोज़ी हासिल करना सामईन के लिए, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर ही दीजिए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा लें, अकेले आप ही क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए 13 नंबर सवाल। 13 नंबर में कहा जा रहा है शायरी पढ़ाने का मकसद क्या है। एक में कहा जा रहा है एहसासात और ख्यालात को सराहना। 2 में रवानी और दुरुस्तगी में इजाफा। फिर वही शायरी 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 क्या मकसद है, ज़बान, पहली ज़बान क्या है, दूसरी ज़बान क्या है, ये सारी चीज़ें घूम घूम के आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सॉरी हम थे क्वेश्चन नंबर 13 पे, और क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे सी में नज़्म को ज़बानी याद करना, डी में तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना। तो शायरी पढ़ाने का मकसद क्या है, एहसासात और ख़यालात को सराहना। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऑप्शन ए में जो कहा जा रहा है लुत्फ़ अंदोज़ी की बात कही जा रही है, लफ्ज़ बदल दिए गए, तो बिल्कुल ऑप्शन ए भी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 में क्या कहा जा रहा है, इब्तदाई सतह पर आमोज़गारों को कौन सी नज़में सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगती हैं। पहला क्या, गौर व फिक्र वाली नज़में, काफ़िया बंद नज़में, ठीक है, या फिर इसमें देखते हैं काफ़िया बंद नज़में में क्या आपको देखना है। यहाँ पे 14 नंबर देखिए, काफ़िया बंद जो नज़में होती हैं, या वही यही आपका यहाँ पे सही है। काफ़िया का मतलब यहाँ पे मैं रेड में जो दिया हूँ उसको समझिए। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो इसमें अयाज़ नवाज जो ये इस्तेमाल किया गया है, यही क्या है, आपके काफ़िया हैं, ठीक है। ये चीज़ सुन के अच्छा लगता है, आखिरी वाले जुमले का जो रब्त होता है तो इसमें दिलचस्पी लोगों को पैदा होती है। तो आपका काफ़िया बंद नज़्म, और मैं मिसाल के तौर पे रेड करके डाल भी दिया हूँ यह शेर, तो ये आपका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आज के, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है ज़बान खला में नमूदार नहीं होती है, इस बयान की तालीमी अफादियत है कि ज़बान सीखने की डैश लाजमी है। यानी ज़बान खला में नमूदार नहीं होती है, मतलब ज़बान अचानक कहीं से नहीं आ जाती है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपको पैसे चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, रात में सोइएगा कोई जेब में पैसा थोड़ी डाल देगा, तो वही चीज़ है, ठीक है। ज़बान खला में नमूदार नहीं होती है, तो ज़बान कैसे आएगी, घरेलू मुकालमे के ज़रिए आपको आएगी ज़बान, या स्कूली निज़ाम से, या समाजी तामुल से, या लिसानी तजुर्बा गाह से, कैसे आएगी। सबसे बेस्ट क्या है, घरेलू
देखेंगे आपको तो सबका रोल इसमें कहीं ना कहीं ज़बान को सीखने में मदद करेगा। देखिए घरेलू मुकालमे से भी बच्चे सीखते हैं, स्कूल के निज़ाम से भी बच्चे सीखते हैं, समाजी तामुल से भी, लसानी तजुर्बागाह। लसानी तजुर्बागाह का मतलब क्या हुआ, ऐसी जगह जहाँ पे आपको तलफ़ुज़ के बारे में बताया जाए, जहाँ पे आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया जाए, जहाँ पे आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आवाज़ को बुलंद करना है, कहाँ पे नशीब व फराज करना है, आपको अपनी ज़बान में वो सारी चीज़ें बताई जाती है, उसे बोलते हैं लसानी तजुर्बागाह। लेकिन बेस्ट कौन सा है इन सभी पे अगर देखें, आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है समाजी तामुल। क्या जुड़ा हुआ है, समाजी तामुल। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 15 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका राइट है। यहाँ पे मैं इसका आंसर भी दे दिया हूँ सभी को, तो ये आप आंसर ले लीजिए, देख लीजिएगा PDF में जब आपके दूंगा। तो ये गाइड है जिसमें मैं सारी चीज़ों को डाल रखा हूँ, इसे भी ले सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। पूरा इसमें दिया हुआ है, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आपको थ्योरी मिल जाएगा, कवायद मिल जाएगा, पेडागोजी मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं और डेली जो वीडियोस बनाया जाए उससे अपडेट रहें, वहाँ से भी आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ फिर बताता चलूँ आपको कि जो मैं टेलीग्राम की बात कर रहा था, ये लिंक है, ठीक है, अगर इसे आप टाइप कर सकते हैं कीजिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।